तो सब लोग जल्दी से पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाएगा। किस चीज के लिए रेडी होना है? जेईई मेन 2026 में जो हमें क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने के लिए हम मेंटली अभी से ही तैयार रहें। तो माइंड का हम लोग अभ्यास कराते हैं, इसका वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट कैसे करेंगे? तो आपको हम देंगे छोटा छोटा क्वेश्चंस, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे रिजल्ट पे आधारित सवाल होंगे, यानी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तुमको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, और चूंकि ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत कम समय में इसका जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो। और देखो ये जो हम क्वेश्चन देंगे तुमको, ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन आएंगे जेईई मेन में उसी का पार्ट है। ये आएगा तभी वो आ पाएगा, है ना। तो चलिए, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि तुम जो फॉर्मूला है अच्छे से याद किए हो कि नहीं, है कि नहीं। कोई फॉर्मूला छूट तो नहीं रहा है, कोई रिजल्ट हमको फिर से अच्छे से देखना तो नहीं है। तो चलिए, अब समय कम है जेईई मेन के लिए, 3-4 महीना में पहला फेज का एग्जाम होगा। तो रेडी हो जाओ सब कोई, सबसे पहला क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए एकदम रेडी हो जाइए। और जो बच्चे जेईई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी है कि आप पेन पेपर ले करके बैठिए और आप भी जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल है के का मान बताइए, के का वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का साइन अपोजिट है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का साइन अपोजिट है, तो के का मान क्या आएगा बताना है। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो जी जल्दी बनाओ, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। रूट्स जो है एक प्लस है तो एक माइनस है, यही क्लू है तुम्हारा। बोलो क्या आंसर आएगा। हाँ बोलो क्या आएगा। ऑप्शन सी, सी आएगा। अच्छा क्या आएगा जी तुम्हारा, ऑप्शन सी। तो चलो इसका आंसर जानते हैं हम लोग। कैसे सोचेंगे, देखो रूट्स के बारे में क्या बोला, रूट्स जो है अपोजिट साइन का है ना। तो रूट्स अपोजिट साइन का है तो सीधा सीधा लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, यानी सी बटा ए लेस देन 0। सी कितना है जी, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बटा ए यानी 3, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करोगे तो k माइनस 2 k माइनस 1, यानी 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आया। तो क्वाड्रेटिक है ये, क्वाड्रेटिक निगेटिव कहाँ होता है, रूट्स के बीच में। इसका रूट्स क्या क्या आ रहा है, 1 और 2, यानी k का मान 1 से लेके 2 के बीच में आएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। समझ गए, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं। अब इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं याद कर लो कि अगर रूट्स एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ जाए तो याद करना एक रूट इधर बन रहा है एक रूट इधर, यानी क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा होगा। तो 0 पे जो मान होगा इस क्वाड्रेटिक के लिए जिसका ए पॉजिटिव है ना, तो f0 लेस देन 0, यानी 0 पे जो मान होगा वो निगेटिव लेके बनाएंगे। तो 0 रखेंगे सभी के जगह, x के जगह 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, आएगा सिर्फ ये लेस देन 0 करके बनाओगे तो वही बात आएगा। तो इस प्रकार ये क्वाड्रेटिक का पहला रिजल्ट पे आधारित सवाल था। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वाड्रेटिक का ये सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, ये बनना चाहिए था सवाल, क्योंकि तुम 11th सिर्फ नहीं पढ़ रहे हो, जेईई मेन के लिए पढ़ रहे हो। तो अब देखते हैं अगला सवाल, रेडी हो जाइए, समय को बचाना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं किस टॉपिक का है। ये देखो लिमिट का आ गया सवाल, ये लिमिट में बताना है साइन इतना बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। और लिमिट का ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक ही है, ये कोई हंसने की बात नहीं है कि बेसिक नहीं है, बिल्कुल ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जल्दी जवाब आना चाहिए, बोलो क्या आएगा जवाब, पाई। बिल्कुल सही उत्तर है, इसका उत्तर आएगा पाई। एकदम सही जा रहे हो, पाई आएगा। और इतना समय में तुम बनाए, बिल्कुल सटीक, मतलब कि ये तुम्हारा परफॉर्मेंस है। तो कैसे आया पाई, मिलान करते हैं। तो हम सबसे पहले कैसे सोचेंगे और क्या सोचेंगे, तो लिमिट में हमको दो बात का ध्यान रखना है, पढ़ा चुके हैं। पहला बात, साइन का एंगल 0 को जाए तो ए साइन को छुपा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। साइन का एंगल 0 को जाता हुआ नहीं दिखे तो साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा भी
लिखते हैं। अब बताओ, जीरो रखोगे तो कॉस जीरो तो 1 हो रहा है, यानी ये जीरो नहीं जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। और जैसे ही हम पाई माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस जीरो 1 यानी पाई, पाई माइनस पाई, अब ये जीरो बनता हुआ दिख रहा है तो इस साइन को हम काट देंगे, इस साइन का कोई मतलब नहीं है। अब बच गया नीचे क्या, एक्स स्क्वायर। जैसे ही पाई कॉमन करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटा एक्स स्क्वायर गायब, 1 लिमिट का फॉर्मूला, तो पाई कॉमन होके जो बचेगा सिर्फ वही रह जाएगा, है ना। तो जिस बच्चे को याद नहीं आ रहा है, चलिए हम उसको याद करा दें कि लिमिट में बाबू जब भी क्या रहेगा, साइन का कुछ भी एंगल रहेगा, जैसे साइन 5x है, या चलो साइन स्क्वायर 5x है, अब बटा एक्स स्क्वायर, तुमसे पूछेगा इसका उत्तर क्या आएगा। सबसे पहले एंगल को देख लेना, जीरो जा रहा है कि नहीं, जैसे ही जीरो रखेगा तो जीरो बनता हुआ दिख रहा है, जैसे ही एंगल जीरो बनेगा तो एस आई एन को हम काट देंगे, हटा देंगे, स्क्वायर इसके पावर में दे देंगे। तो जैसे ही इस स्क्वायर को यहाँ देंगे तो क्या बना लेगा, 25 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट के आंसर क्या आएगा इसका, 25। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा सवाल अगर हम पूछे, बताओ जी tan 5 थीटा बटा साइन 7 थीटा, तो एक लाइन में आंसर क्या देंगे, 5 बटा 7। क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल जीरो को जा रहा है, तो tan भी हट जाएगा, साइन भी हट जाएगा, थीटा थीटा कट के 5 बटा 7। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल के लिए रेडी हो जाओ। क्या है अगला सवाल, देखिए, देखो ये आ गया अगला सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, और ये भी जो है एक रिजल्ट पे आधारित सवाल है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, तब तक तुम लोग अपना आंसर रेडी कर लो। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यूनिट मॉडुलस का है, दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। जेड का जो मॉडुलस है वो 1 है और उसका आर्गुमेंट है थीटा, तो बताना है इस एक्सप्रेशन का आर्गुमेंट कितना होगा। हरी अप, इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, बताओ क्या आएगा जी, थीटा, क्या आएगा, थीटा। चलो बिल्कुल सही उत्तर है, इसका आंसर थीटा ही आएगा। कैसे आएगा, चलो मैच करते हैं। की पॉइंट क्या है, यूनिट मॉडुलस। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यूनिट मॉडुलस का जिक्र करेगा, यानी कि मॉड जेड बराबर 1 करेगा, तो हमको किस बात की ओर सोचना है, स्क्वायरिंग की ओर, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर भी 1, और मॉड जेड का स्क्वायर 1, तो क्या सोचते हैं, जेड इंटू जेड बार का मान भी 1 हो जाएगा। बस इसी बात पे तो बनेगा क्वेश्चन, जेड इंटू जेड बार का मान क्या आ जाएगा, 1। अब देखो ये जेड बार है, तो हम इसके जगह हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 बटा जेड। 1 बटा जेड है, जैसे ही एलसीएम करेगा तो जेड ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस जेड नीचे आएगा जो कि कट जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जेड में बचेगा। जेड का आर्गुमेंट दिया हुआ है ही थीटा, इसलिए इसका भी उत्तर थीटा रह जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित था। दिक्कत है तो फिर से समझ लो, जेड बार के जगह हमने क्या लिखना है, 1 बटा जेड एलसीएम। अब एलसीएम थोड़े ना पढ़ोगे यहाँ पे, है कि नहीं, जेही मेन में बैठने जा रहे हो, तो जेड एलसीएम किया तो 1 प्लस जेड 1 प्लस जेड गायब, जेड हो गया ऊपर, तो आंसर क्या आएगा, थीटा। क्लियर है सबको। चलिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मतलब आप जो क्वेश्चन बनाओगे जेई मेन में उसका पार्ट है ये, तो ये जल्दी बनना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, यही तो मेंटल एक्सरसाइज है कि नहीं। अब ये बहुत काम आएगा तुमको, ठीक है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि ये वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको अपियर करना है जेई मेन में और अच्छे मार्क्स लाना है तो, क्योंकि वहां पे खेल किस चीज का है, टाइम का है। 1 घंटा में इतना सारा सवाल बनाना रहेगा, तो उसके लिए जब आप मेंटल प्रिपेयर्ड रहोगे, फॉर्मूला आपका एकदम कमांड रहेगा, तभी ना कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए का फिर से सवाल आ गया, और ये सवाल भी डायरेक्ट आधारित है किस पे, एक रिजल्ट पे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसके लिए समय कम चाहिए, ज्यादा समय की जरूरत ही नहीं है। बस तुमको अगर एलसीएम वगैरह करने आता है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस सवाल को बनाने में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी सोचिए क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या आएगा जी बोलो, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर आएगा। चलो एक का ई स्क्वायर आ गया तुम्हारा, ई का पावर -2, गुड। और किसी का
ई का पावर -2, दो बच्चों का ई का पावर -2 आया। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बताओ किस फॉर्मूला पे आधारित है ये, कैसे सोचेंगे इसके बारे में। हाँ, ये हम सोचेंगे ई का पावर में, है ना। ये कौन से फॉर्मूला पे आधारित है, 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म है ये, है ना। तो जैसे देखो जीरो रखेगा, ई जीरो 2/2 1 यानी 1 का पावर इंफिनिटी, क्लियर हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या है, पावर इंटू बेस -1। पावर माने 1 कॉपी पेन है ना जी, जल्दी लिखना है, लिखना है और क्या, पावर इंटू बेस -1। अब देखो बेस -1 घटाओगे तो 7x² + 2 -1 यानी एलसीएम करोगे तो 3x² - 7x² यानी -4x²। 2 तो एलसीएम करने पे कट जाएगा। ये पूरा को हम कहाँ लिखते हैं, ई के पावर में, है ना। और लिमिट यही वाला सोचे रहते हैं। अब देखो x² से x² कट गया, ये लिमिट x के जगह 0 रखेंगे तो -4/2 यानी -2। तो आंसर क्या आएगा, ई का पावर -2। ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ये कौन से रिजल्ट पे आधारित है, 1 का पावर इंफिनिटी। इसका फॉर्मूला होता है ई का पावर में पावर इंटू बेस -1। ठीक है, तो बिल्कुल ये कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं था। अब देखो रिजल्ट देखो, पहचानो, यही तो मेंटल एक्सरसाइज है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सवाल आया, देखो ये है लॉग का सवाल, लॉग के सीरीज है, ये लॉग का सीरीज है, इसका सम बताना क्या होगा। तो ये लॉग के प्रॉपर्टीज पे आधारित सवाल है। 2-4-10 सेकंड लगे तो लगे, लेकिन एकदम सही सही आंसर देना है सबको। चलिए बनाइए, किस रूल पे आधारित है अभी पूछेंगे। और ये इस सीरीज को देखो, इसमें क्या नजर आ रहा है, सबके साथ जो संख्या है वो सेम है, बेस जो है वो बदल रहा है। ठीक है, चलिए यही हिंट है, बेस बदल रहा है, बाकी संख्या सेम है। दिस इज द क्लू फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी। आ गया, वाह, क्या आया बोलो, डी, गुड। और किसी का, डी, बहुत सही, इसका आंसर डी ही आएगा। 1/4 इंटू n प्लस 1। जानते हैं कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले हम बार बार एक लाइन बोले कि बेस जो है वो बदल रहा है, तो इसको उल्टा घुमा दो। जैसे ही ये उल्टा जाएगा ना, तो 4 अब सबके बेस में आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा लॉग बेस में सबका क्या आ जाएगा, 4। तो एक ही बेस का बहुत सारा लॉग जोड़ा रहता है, तो उसका जितना भी आर्गुमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट ऊपर जाने से 2 बन जाएगा, इसका 4 बनेगा यानी 2², इसका 8 है तो 2³ ये इस प्रकार से कितने टर्म्स तक है, 2 का पावर n। अब देखो ये बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये सबको जोड़ेंगे, सब मल्टीप्लाई में है तो 1 2 3 n तक जोड़ेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2 ये कहाँ चला जाएगा, बाहर। लॉग 2 बेस 4 का मान तो 1/2 होगा, तो 1/2 और ये गुना होगा तो 1/4 इंटू n प्लस 1। ये था इस क्वेश्चन का जवाब। और ये बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन नहीं था, कम समय में बनने वाला सवाल था, है कि नहीं। तो देखिए हम लोग को बस क्या करना, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सवाल बनाओ। देखो जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, जेई मेन का अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो सबसे खास बात क्या है पता है, 75 टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपको कमांड हो रहा है आप उसको कमांड करिए। तो जेई मेन के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है पता है, वो है अभ्यास करना। यानी कि जो भी पढ़ लिए, ठीक है, उस पर निरंतर अभ्यास करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। अब क्वेश्चन कहाँ से बनाना है, कोशिश कीजिए पास्ट ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है, आप उसी को रिपीट करते जाइए, वही आपका तैयारी को बूस्टअप करेगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, सभी लोग एकदम ध्यान पूर्वक देखिए सवाल को। ये रहा आपका अगला सवाल, फंक्शन का सवाल है। डोमेन पे एक छोटा सा फंक्शन दिया है, 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका डोमेन बताना है क्या है। फंक्शन के पहले ही क्लास में ये सब आपने पढ़ा होगा। डोमेन बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यहाँ पे x में घटाया हुआ है रूट के साथ। सोचिए इसका जवाब क्या आएगा। और देखो बीच बीच में हम बोलते रहेंगे, तभी तुम डिस्टर्ब होगे तभी तो तैयार होगे। क्योंकि जहां तुम एग्जाम देने जाओगे वहां तुम्हारा माहौल तुम्हारे अनुसार हो ये जरूरी नहीं रहेगा। तो इसीलिए तुमको हर
इन्वायरमेंट से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम बोलते रहेंगे, भले तुम डिस्टर्ब होते रहो तभी तो निकलोगे। तो देखो इसमें क्या है, सवाल है, क्या है आंसर बताइए। r माइनस आई क्या आएगा, वही आएगा। कैसे, देखो रूट है, बटा में है, तो ये फंक्शन पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो हो सकता था लेकिन चूंकि ये बटा में है तो जीरो भी गायब। तो सीधे सीधे बस एक ही लाइन तो हो गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x का इंटीग्रल पार्ट है, कोई भी संख्या जो होता है वो अपने इंटीग्रल पार्ट से बड़ा ही होता है और या तो बराबर होता है। यही दो बात तो बताए थे कि कोई भी संख्या जो होगा वो या तो अपने इंटीग्रल पार्ट से बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, यानी कि अगर जैसे 5 है तो 5 का इंटीग्रल मान भी तो 5 ही रह जाएगा, 6 का इंटीग्रल मान भी तो 6 ही रहेगा, लेकिन 5.3 है तो 5.3 एक संख्या है लेकिन उसका इंटीग्रल मान 5 होगा। तो यानी कोई भी संख्या अपने इंटीग्रल पार्ट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर, हमको क्या लाना था, बड़ा। तो बराबर कब होता है उसको हटा दीजिए, बराबर कब होता है, इंटीजर के लिए, तो इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस आई। दिस इज द आंसर, बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है क्या है, देखो ये हाइपरबोला का सवाल आ गया। देखो जी, कोनिक सेक्शन का सवाल, और ऐसा सवाल पूछा जाता है, इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसी का ये पार्ट है। सवाल देखो क्या है, एक हाइपरबोला का लेंथ जो है ट्रांसवर्स एक्सिस का 2 sin थीटा है। तो हम लोग को क्या करने के लिए पड़े थे कि जैसे ही सवाल में कुछ डाटा नजर आए उसको लिखिए। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ पता चल गया, यानी कि तुमको ए पता चल गया sin थीटा, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2a। कॉनफोकल विद द इलिप्स, इसके साथ कॉनफोकल है, यानी इसका फोकस और हाइपरबोला का फोकस सेम टू सेम है, यानी इसमें जो c होगा वही हाइपरबोला में भी c हो जाएगा। तो जल्दी से c निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, तो 12 भाग में जाएगा तो a स्क्वायर 4, b स्क्वायर 3, तो c स्क्वायर आ जाएगा 1, तो यानी कि c आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब ये हाइपरबोला में a आ गया, c आ गया, तब b स्क्वायर नहीं आएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो अब आंसर एक लाइन में दीजिए, हाइपरबोला का इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बिल्कुल भी ये टाइम टेकिंग सवाल नहीं था, जैसे जैसे हमको नजर आया वैसे वैसे डाटा ही तो लिखे हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a होता है, तो वहां से ये पता चल गया। इसका फोकस निकालना आसान है, 12 से भाग में दोगे, 12 भाग में जाएगा, नीचे जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नजर आ रहा था तो तुरंत हमने सी स्क्वायर निकाल लिया। तो हाइपरबोला का जो फॉर्मूला है उसमें बी स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा के। क्लियर है सबको। तो ये एक अच्छा सवाल था लेकिन लेंदी नहीं था, ठीक है ना। आ गया था जी आंसर, गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से मेहनत करो, देखो क्या रिजल्ट आएगा। जेईई में पता है ना मिनिमम परसेंटाइल कितना है, क्या सोचते हो कि 95, 96, 97 आ जाएगा तो कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, उस समय तुम कहीं के नहीं रहोगे। 99.5 के बाद, यानी 99 एटलीस्ट उतना तो रहना चाहिए परसेंटाइल, तभी जाकर के कुछ हो सकता है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या है, ये देखो इलिप्स का सवाल आ गया है ना। इलिप्स का सवाल है, बस पढ़ते जाइए, डाटा लिखिए, रिजल्ट आपका है, क्योंकि ये छोटे छोटे रिजल्ट पे आधारित सवाल है तो जल्दी आंसर आ जाएगा। सवाल पढ़ते हैं क्या है, इसेंट्रिसिटी बताना है इलिप्स का। अच्छा, जब सेंटर ओरिजिन पे है, सॉरी बताना नहीं है, दिया हुआ इसेंट्रिसिटी आपको 1/2 दे दिया है, ठीक है। एक डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया है, चलो बहुत अच्छे। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताना है, पेन पेपर है, डाटा लिखते जाओ, देखो रिजल्ट अपने आप आएगा। कोशिश करो, इसका लेंथ बताना है, माइनर एक्सिस का क्या आएगा। हाँ तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, आ गया कितना, चलो मिला लेना, देखो क्या आंसर आएगा। देखो इसेंट्रिसिटी दिया है 1/2, यानी ई आपको पता है 1/2 है ना। डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, यही तो रिजल्ट याद रखना था। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है
x बराबर a बाई ई या दूसरा होता है माइनस a बाई ई। तो इसका माइनस a बाई ई लिखेंगे क्योंकि -4 है, तो यानी a बटा ई का मान 4 हो गया। तो देखिए a बराबर यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं, 4e मतलब 4 गुना 1/2, a का मान आ गया 2। ए आ गया, इसेंट्रिसिटी पता है, इसेंट्रिसिटी होता है c बटा a। अब देखो a की जगह जैसे ही 2 रखेगा तो c भी क्या आ जाएगा 1। तो c पता है, a पता है, तो b स्क्वायर बराबर यानी b बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 यानी 3। तो b बराबर √3 आ रहा है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b यानी 2√3। आंसर है ना, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या है, ये रहा ट्रिगोनोमेट्री का सवाल, ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन का सवाल है जी। ये सवाल क्या बोल रहा है, देखिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल है। बताना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। चलो ये आसान थोड़ा कर देते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ इस इक्वेशन का कितना होगा 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना है ये बताना है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, बताइए इसका कितना जवाब आएगा, बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग इक्वेशन में कई तरह का सवाल देखे हैं, तो उसी का ये पार्ट है ना। सोचिए इसका जवाब क्या आएगा, बताओ कितना आएगा, कितना सॉल्यूशन आ सकता है किसी का। हाँ बोलो, 2 सॉल्यूशन, क्या क्या आएगा बताओ तो, कौन कौन सॉल्यूशन आएगा। एक π/2 और दूसरा 3π/2, बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि 0 से 2 पाई में इसका 2 सॉल्यूशन होगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो ये माइनस कॉस का पावर 100 है, उधर 1 है ना। तो हम कैसे सोचेंगे, देखो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1, 1 से अधिक तो हो नहीं सकता है। अगर हम किसी एक को उधर भेज दें, है ना, तो जैसे ही हम उधर भेजेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 100x। अब देखो ये जो है पावर इवन है, तो एक से इसमें ऐड होगा तो ये एक से ज्यादा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है तो एक ही समय में सेटिस्फाइड हो सकता है, जब ये बिल्कुल अपना कुछ भी मान न दे, मतलब 0 रहे, तभी ना ये 1 पे सीमित रहेगा। अगर ये कुछ भी मान दे दिया तो ये रिजल्ट 1 से बड़ा आ जाएगा, यानी कि इसको 0 बनाना होगा, और ये 0 होने से ये पूरा 1 बनेगा, तो इसको भी हमको 1 बनाना है। तो बताओ साइन का पावर 100 है तो इवन पावर है, तो 1 कब आ सकता है, जब हम x के जगह π/2 रखें, या x के जगह हम 3π/2 रखें, क्योंकि इस पे -1 होगा, पावर 100 होके +1 हो जाएगा, दोनों पे ही cos 0 भी हो जाएगा, इसीलिए ये 2 सॉल्यूशन इसका आएगा, है ना। तो कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, वैल्यू बेस्ड कहने का मतलब उसका रेंज जो है, रेंज को देख करके भी हमको बनाना पड़ता है। देखो अगला सवाल क्या है, बाइनोमियल से पूछा गया ये सवाल है। देखो सवाल क्या है समझ लो। बोला जा रहा है कोफिशिएंट बताना है x का पावर 53 का किस एक्सपेंशन में। देखो एक्सपेंशन सिग्मा के टर्म में लिखा हुआ है 100 cm, ये दिखाई दे रहा होगा तुमको। इस एक्सपेंशन में बताना है x के पावर 53 का कोफिशिएंट कितना होगा। सोचिए बनाइए, ज़्यादा नहीं, 2-4-10 सेकेंड ले लो और बन जाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें भी छोटा छोटा रिजल्ट छुपा हुआ है, तो बनेगा क्यों नहीं, है कि नहीं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं ये। सोचिए x का पावर 53 का कोफिशिएंट बना लोगे तो बताना सही है, नहीं मिला लेना इसको। चलो बन गया, ठीक है तुम लोग से, गुड। चलिए मिला लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। देखो सबसे पहले ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है कि नहीं दिख रहा है, अच्छा यहाँ सुधार लेना, यहाँ 0 से शुरू है, ठीक है ना। हाँ तो सबसे पहले ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, देखो एन सी 0 से लेके एन सी एन तक जा रहा है। ए का पावर यानी एक्स का पावर घटा के लिखा है, वाई का पावर डायरेक्ट लिखा है, तो ये किसका एक्सपेंशन है, एक्स प्लस वाई का पावर एन यानी 100। एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस 3 प्लस वाई का काम 2, यानी कि एक्स माइनस 1 का पावर 100,
अब देखो x माइनस वन का पावर 100 को हम चाहें तो 1 माइनस एक्स का पावर 100 भी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। और हमने याद करने को बोला है कि जब भी 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन दिखाई दे तो 1 प्लस एक्स के पावर n में जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है एन सी उतना लिखते हैं। किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, x का पावर 53 का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 100c, क्योंकि x के पावर 53 का पूछ रहा है तो एन सी आर, तो 100c 53, साथ में निगेटिव रहने पे ये माइनस के पावर में बैठेगा 53 तो माइनस रह जाएगा, तो आंसर आएगा इसका माइनस 100c 53। आया था सबका आंसर, गुड। झूठ नहीं ना बोल रहे हो जी झूठ मत बोलना है, तो बनना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से देखो, ये देखने से समझ में आ रहा था कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन डायरेक्ट लिखा हुआ है सिग्मा के टर्म में, है कि नहीं। तो चलो अगले सवाल के लिए सब रेडी हो जाओ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी मेंटल एक्सरसाइज अभी करना है कि नहीं, इतने में उबना नहीं है, अभी तो अपने आप को तैयार रख पाओगे। हाँ, अगर एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो सुन लो, कितना घंटा पढ़ना चाहिए ये सवाल ही बेकार है। ये क्या सवाल है कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तुम पूछ सकते थे कि कितना घंटा हमको बाकी काम के लिए देना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम्हारा बस अभी एक ही काम है, एक ही चीज पे फोकस रखना है। तुम्हारा जो लाइफ है, अभी लाइफ में जितना भी तुम्हारा समय है यानी टाइम है, ये पूरा का पूरा टाइम जेई मेन के लिए यानी उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए है। उससे तुम टाइम थोड़ा सा उधार ले लो, बाकी काम के लिए, थोड़ा सोने के लिए टाइम ले लो, एक आध 2 घंटा मनोरंजन के लिए टाइम ले लो, उससे मांगो। तो तुम क्या कर रहे हो, जेई मेन तुमसे मांग रहा है कि भाई तुम हमको समय दे दो। ऐसा नहीं करना है, अपना समय पूरा का पूरा जेई मेन का आप उससे थोड़ा उधार ले लीजिए। थोड़ा देर हम सो लेते हैं, थोड़ा देर हम खेल लेते हैं, तब फिर हम आपके काम में लग जाएंगे। तो ऐसे सोचो कितना घंटा क्या होता है, जब मौका मिले तब पढ़ो, पूरा टाइम ही उसका है। अगला सवाल क्या है, चलो अगला सवाल है, 2 सवाल तुमको दिया जा रहा है। देखो पहला सवाल पढ़ो, क्या है, ए और बी 2 सेट्स है, तो बताना है नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना होगा, मेनी वन फंक्शन का संख्या बताना है कितना होगा। और दूसरा सवाल है कॉस इनवर्स कॉस 4 का वैल्यू। चलिए बताइए, सोचिए जल्दी, पहला का उत्तर पहले सोचो, मेनी वन फंक्शन की संख्या बताना है कितना होगा, तो सोचो क्या आएगा, सोच सकते हो, बताया जा चुका है। आ गया, हाँ बोलो क्या आया, कितना आया, 3 का पावर 6। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर है, 3 का पावर 6 मेनी वन फंक्शन बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो सेट ए में 1 3 5 ज्यादा एलिमेंट है और इसमें 3 ही एलिमेंट है। जब ए टू बी फंक्शन हम बनाएंगे तो सभी को जब कनेक्ट करेंगे तो कैसे भी कर लो, चूंकि बी में 3 ही एलिमेंट है तो मेनी वन तो हर हाल में बनेगा, यानी ए टू बी जितने भी फंक्शन बनेंगे उस सब का सब क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो इसीलिए बस हमको इसमें ये पता कर लेना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है। तो उसके लिए हम पढ़े हैं ना कि फॉर्मेटेशन का नियम लगा दो, m⁴n वाला, क्या कि पहला एलिमेंट है इसको कितने तरह से रिलेट कर सकते हैं, 3 प्रकार से। तो इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 3, यानी कि 6 के 6 अवयवों के लिए 3 3 3 3 का ऑप्शन है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 का पावर 6। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब एक और सवाल था इसमें, कॉस इनवर्स कॉस 4, क्या आंसर आएगा, जो बारीकी से नहीं पढ़ा है उसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा 4 बोलेगा, ये तो बहुत आसान है, 4 आंसर आएगा, है ना लेकिन इसका आंसर 4 आएगा क्या, बोलो कितना आएगा जी, 4 - 2 पाई कि 2 पाई - 4, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 पाई - 4, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए cos 4 है तो इसका रेंज क्या है, 0 से पाई तक के बीच में रहे तभी कैंसिल करते हैं। तो पाई मतलब 3 पॉइंट कुछ और ये है 4, तो कॉस थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई - थीटा। अगर हम इसको 2 पाई - 4 लिखेंगे तो क्या तुम नाराज हो जाओगे, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, कॉस 2 पाई - थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। तो अब देखिए 2 पाई मतलब 6 दशमलव कुछ,
में से 4 घटेगा तो 2 दशमलव कुछ, यानी कि रेंज में आ रहा है, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 पाई माइनस 4। तो यही सब जल्दी जल्दी सोचना है। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन जो आएंगे जेईई मेन में, उसमें यही सब छोटे छोटे जो रिजल्ट है उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है, अभी ना तुम फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। तो इस प्रकार से तुमको तैयारी जारी रखना है, ठीक है। तो अभी बहुत सारा सवाल है मेंटल एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में।